राम राम भाई सभी को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रोनाउन। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का 9वां टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले। क्वेश्चन मार्क जैसे हु हो गया या वोम हो गया, और होते हैं जैसे विच हो गया और वाट हो गया, वाट। ये दोनों यूज होते हैं पर्सन के लिए। ये यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट के लिए, और ये यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ये विच यूज होता है थिंग के लिए, और वाट यूज होता है थिंग और पर्सन दोनों के लिए। देखो ये थे अलग अलग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब समझते हैं इनका यूज कैसे कैसे होता है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें कि वोम यू थिंक कैन डू इट। देखो ये क्वेश्चन टाइप सेंटेंस दे दिया हमें। यहाँ पर क्या है, ये है सब्जेक्ट और ये हो गई इसकी वर्ब। एक वर्ब ये है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है? इसका सब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि वोम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। ये था इसमें एरर। इसी प्रकार देखें दूसरा सेंटेंस कि हु डू यू फाइंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखो ये है सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल यूज होता है नाउन के लिए। तो यहाँ पर और कोई वर्ब है नहीं, तो ये सब्जेक्ट किस काम का, तो इसको क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट बना देंगे वो। इसी प्रकार अगला सेंटेंस नंबर 3, हु इज योर फेवरेट सॉन्ग। तो हु वोम यूज होता है पर्सन के लिए, सॉन्ग क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इसके लिए यूज होता है विच। तो इसको हटाकर हम कर देंगे विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। अब चलते हैं इससे अगले सेंटेंस पे नंबर 4, विच ऑफ दीज बॉयज वाज शाउटिंग। ऐसे में क्या है, विच यूज हुआ है। विच कैसे यूज होता है, जहाँ भी ऑफ दिखे वहाँ पर सिलेक्शन का केस होता है। क्या रूल है ये रूल कहता है कि जब कभी ऑफ दिखे तो सिलेक्शन का केस होगा। तो ऐसे केस में होगा, तो ऐसे केस में विच यूज होगा, विच आएगा, पर्सन हो या थिंग।
मतलब कभी भी अगर ऑफ आया हो तो ऑफ सिलेक्शन होता है उस केस में, और सिलेक्शन के केस में हमेशा विच यूज़ होता है, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो। इसमें ये नहीं है कि थिंग है तो विच आया, नहीं, पर्सन भी होगा और ऑफ का केस होगा तो उस केस में क्या करेंगे, हम विच लगा देंगे साथ में। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पर। एक सेंटेंस दे दिया हमें नंबर 5 कि इट वाज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। इट वाज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी but which you lost, देखो इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है ये बट, क्योंकि विच यूज हुआ है तो रूल क्या है इसका, रूल है कि डोंट यूज कंजक्शन with relative pronoun these are also conjunction इनके साथ कंजक्शन यूज नहीं होता, ये बट था कंजक्शन, इसको हटा देंगे क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो साथ में कंजक्शन भी होते हैं। अब चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, डू नॉट यूज डू, डज और डिड एज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हु। मतलब हु के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि whom do you like most, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वोम के साथ आ सकता है, तो ये सेंटेंस है करेक्ट। लेकिन अगर हु दिया हो, कैसे, जैसे हु डज विन द मैच, कि मैच कौन जीता, देखो इसको हटा देंगे क्योंकि हु आया हुआ है, और जो इसका अस है क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो अस यहाँ पर लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करना, मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकता है। मेन वर्ब कैसे, हु डज दिस, किसने किया ये, तो यहाँ पर डज है और ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करना। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या है कि प्रीपोजिशन दी हो ना, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन प्लस वूम और प्रीपोजिशन प्लस हु, तो ये सेंटेंस तो है करेक्ट और ये है गलत, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट न कि सब्जेक्ट। कैसे, जैसे एक सेंटेंस से देखें हम, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि टू whom are you known, देखो टू क्या है, प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और अगर इसको हम सब्जेक्टिव बनाना चाहें इफ़, तो क्या करेंगे, टू को लास्ट में ले जाएंगे और इसको सब्जेक्टिव बना देंगे। हु आर यू नोन टू, ये कि टू को लास्ट में ले जाएंगे और हु को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ये थे हमारे प्रोनाउन के 9 टाइप। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस केस। मिसलेनियस केस प्रोनाउन के ही। तो मिसलेनियस केस में क्या आता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, नंबर एक पर कि ही नेवर टेल्स ए लाई, दैट इज लाइक्ड बाय ऑल। देखो ये दैट किसके लिए आया है, इसके लिए कि वह झूठ नहीं बोलता, जो सबके द्वारा लाइक किया जाता है। और ये पूरा क्या है, क्लाज, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, विच, क्योंकि क्लाज के लिए हमेशा विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। तो क्या है रूल कि यूज विच रिलेटिव प्रोनाउन टू रिप्रेजेंट ए क्लाज। क्लाज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा विच का यूज होगा, ना कि दैट का। अब चलते हैं अगले रूल पर, मिसलेनियस का अगला रूल क्या है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है, एक एवरीवन बट सी हैज डन द वर्क वेल। देखो इसमें क्या एरर है, इसमें एरर ये है कि ये है प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। सी क्या है, सब्जेक्टिव केस, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हर आएगा। बट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे बट, एक बट होता है प्रीपोजिशन और एक होता है कंजक्शन। एक तो होता है कंजक्शन और एक होता है प्रीपोजिशन, दोनों में अलग अलग मीनिंग होते हैं। प्रीपोजिशन का केस हमने ये देख लिया, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। और कंजक्शन के केस में ऐसा नहीं होता, कंजक्शन में इसका मतलब होता है येट या फिर स्टिल, जिसका मतलब होता है लेकिन, कॉन्ट्रेरी होता है ये, मतलब ऑपोजिट। और प्रीपोजिशन के रूप में बट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, के अलावा, एक्सक्लूडिंग। ये फर्क है इन दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 2, ही विल नेवर लेट वी गो देयर। देखो लेट और प्रीपोजिशन आए उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो लेट वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर एस आएगा, ऑब्जेक्टिव। रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि प्रीपोजिशन एंड लेट क्या है, वर्ब है, आर फॉलोड बाय
followed by ऑब्जेक्टिव केस कि प्रीपोजिशन और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर, मिसलेनियस का अगला रूल कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, इट इज मी हु ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर। देखो इट इज के बाद हमेशा एक तो सब्जेक्टिव केस आएगा आई, और इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज होगी। तो ये रूल क्या कहता है इसका, ये रूल कहता है कि वर्ब, ये है लिंकिंग वर्ब, बी की फॉर्म, वर्ब बी की फॉर्म होती है, इज एम आर हो गई, या बी की कोई फॉर्म हो, इज फॉलोड बाय नोमिनेटिव केस हमने पढ़ लिए थे, जो सब्जेक्टिव होते हैं वही, मतलब नोमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट कि बी की कोई फॉर्म हो उसके बाद। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें कि कमल वुड नोट एक्सक्यूज अस डिस्टर्बिंग मी। देखो इसमें क्या एरर है, जैसे एक और सेंटेंस इसी टाइप का नंबर 2 कि यू डू नॉट नो ऑफ हिम लिविंग द सिटी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है, इसको बोलते हैं वर्ब के साथ जीरंड, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ एक ही है। इसके साथ हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पोजेसिव केस आएगा, जीरंड के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवर, और यहाँ पर आ जाएगा हिज। जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो और ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, मतलब जीरंड ऑब्जेक्ट की तरह, जीरंड ऑब्जेक्ट मतलब नाउन की तरह, और नाउन के साथ क्या आता है, हमेशा पॉजेसिव केस आता है। तो इसको क्या करेंगे हम, पॉजेसिव केस बना देंगे। जीरंड होता क्या है, जीरंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह यूज होगी, जो नाउन की तरह यूज होती है। जीरंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह यूज होती है। कैसे, जैसे एग्जांपल से देखें इसको, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें कि स्मोकिंग काजेज कैंसर, कि स्मोकिंग से कैंसर होती है, ये वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और ये क्या है, सब्जेक्ट। जो स्मोक क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जीरंड है, जीरंड। ये तो हो गया सब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के केस में देखें, जैसे आई लाइक टीचिंग, कि मुझे पढ़ाना पसंद है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट,
ये हो गई वर्ब, और ये हो गया जीरंड, जिसको हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, ऑब्जेक्ट ये। और इनके साथ हमेशा क्या आता है, पोजेसिव केस आता है। पोजेसिव केस कैसे, जैसे नंबर 3 एक सेंटेंस दे दिया हमें कि आई होप यू वुड नॉट माइंड देम नॉट अटेंडिंग द पार्टी, देखो वर्ब प्लस आईएनजी, जीरंड के साथ क्या आता है, पोजेसिव केस, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दियर, पोजेसिव केस। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, नंबर 4। नोबॉडी approved of him coming late। देखो जीरंड के साथ क्या आता है, पोजेसिव हिज। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जीरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आर प्रोसीड मतलब आगे आना, प्रोसीडिड बाय पोजेसिव केस। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल प्रोनाउन का, अगला रूल क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू दियर एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, इनसे पूर्ववर्ती जो इनसे पहले आया हो। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उसमें वर्ब उसके जो पहले वर्ड आया उसके अकॉर्डिंग आती है। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दिस इज वन ऑफ द बुक्स, दिस इज वन ऑफ द बुक्स which has been written by चेतन भगत। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके आगे क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। तो जो वर्ब यूज होगी यहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग होगी, जो रिलेटिव नाउन के पहले आएगा, नाउन है प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव बीन। तो यही था इस रूल का मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू दियर एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती जो पहले उससे। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि हमें एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस क्या है, नंबर 1, मोहन इज टॉलर देन मी, देखो कि मोहन मेरे से लंबा है। इसमें मोहन का कंपैरिजन किसके साथ है, इसके साथ है।
तो सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तो इसको सब्जेक्टिव रूप में लिखते हैं, मतलब मी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। जैसे एक ये तो हो गया सिंपल देन के केस में, लेकिन अगर प्रीपोजिशन दे रखी हो, प्रीपोजिशन कैसे दे, जैसे सी इज सीनियर, सीनियर टू आई, देखो कंपैरिजन तो इसके साथ है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में कर देंगे, इसको लगा देंगे मी, इसको हटा देंगे। इस रूल का कहने का क्या मतलब है कि हमेशा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना चाहिए। ऑलवेज always compare same cases of pronouns। सेम केसेस मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। इसी पे बेस कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे नंबर 3, ही नोज देम बेटर देन मी, या फिर आई हो। देखो अगर इससे कंपैरिजन है कि वह उनको मेरे से ज़्यादा जानता है, तो इसके साथ कंपैरिजन है तो ये ठीक है आई, और अगर इनके साथ कंपैरिजन है तो मी ठीक है। ये दोनों केस ठीक होते हैं, दोनों आ सकते हैं इसमें। अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव देखें हम, ही नोज देम बेटर देन मी, कि मेरे से ज़्यादा उनको जानता है, तो इन दोनों में कंपैरिजन है। और ही नोज देम बेटर देन आई, कि वह मेरे से ज़्यादा उनको जानता है, तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन है, तो ये भी ठीक है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, नंबर 4, दे स्पीक इंग्लिश फास्टर देन अस। देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये हो गया सब्जेक्ट सेंटेंस का, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का इसके साथ कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और ये लिविंग है, तो कंपैरिजन इसका और इसका होगा, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन है। इन दोनों का कंपैरिजन है तो ये सब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, वी लगा देंगे। इन दोनों के बीच क्या हुआ, नो कंपैरिजन, अब चलते हैं अगले सेंटेंस पर, नंबर 5, ऑफर दिस सीट टू समवन who needs it more than you, देखो ये सेंटेंस दे दिया एक, कंपैरिजन किसका है, इसका और इसका है, ठीक है, क्योंकि उसको ऑफर करो ये सीट जिसको आपसे ज़्यादा कंपैरिजन मतलब ज़रूरत हो। इन दोनों में ये सब्जेक्टिव है तो ये भी सब्जेक्टिव, लेकिन यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, पता कैसे लगेगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पता कैसे लगेगा, पता ऐसे लगेगा
कि इसके साथ वर्ब लगा देंगे, डू, इसके साथ क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे, तब ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। जैसे इसी प्रकार यू का एक और केस देखें हम। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें नंबर 6, ही स्पीक इंग्लिश बेटर देन, देखो यहाँ पर आएंगे। अब देखो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग है, तो कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कंपैरिजन किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ होगा, तो सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या आ सकता है, आई भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, इसके अलावा यू भी आ सकता है। लेकिन यू अकेला नहीं आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है, तो सेम होता है, तो इसके साथ पता ऐसे लगेगा, इसके साथ वर्ब लगा देंगे हम, वर्ब लगा देंगे तो पता लगेगा ये सब्जेक्टिव केस है। अब चलते हैं अगले रूल पर, प्रोनाउन का अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है कि अगर जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि यू कैन नॉट चीट अस लाइक you did with my friend, इसी प्रकार एक दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है नंबर 2 कि nobody else can sing, यहाँ पर ब्लैंक, ही डज। देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि दो वर्ड होते हैं, एक तो हो गया लाइक, एक यहाँ पर आएगा, एक होता है लाइक, एक होता है एज। लाइक होता है प्रीपोजिशन मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और एज होता है एडवर्ब, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, बाद, और एडवर्ब के बाद इसके आगे क्लॉज आएगा, इसके आगे क्लॉज आएगा। क्लॉज होता है एक सेंटेंस का पार्ट जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब हो। देखो इसके आगे क्या दिया हुआ है, यू डिड, मतलब सब्जेक्ट दे दिया प्लस वर्ब दे दी, तो ये क्या बन गया, क्लोज। तो यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, एज। जैसे इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा, एज। अगर यहीं पर ऑब्जेक्ट आया होता, हिम आया होता या हर दिया होता, तो यहाँ पर क्या करते, लाइक लगा देते। ये है इन दोनों में फ़र्क। अब चलते हैं प्रोनाउन के अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, इफ कोलेक्टिव नाउन, कौन से कोलेक्टिव नाउन, जैसे टीम है, क्रू है, फैमिली, जूरी या कमेटी, ये सब एक्ट एज यूनिटी,
मतलब इकट्ठा काम करें, एक यूनिटी की तरह काम करें, तो फिर क्या होगा, यूज सिंगुलर प्रोनाउन एंड वर्ब, और इफ एक्ट एज इंडिविजुअल यूज प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन। मतलब क्या है, कोलेक्टिव नाउन होते हैं ये, अगर ये यूनिटी की तरह एक ग्रुप की तरह काम करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन और वर्ब यूज होंगे। अगर अलग अलग काम करते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन यूज होते हैं। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 कि द कमेटी has chosen their president unanimously। मतलब कहने का मतलब है कि कमेटी ने इकट्ठे होकर अपना प्रेसिडेंट चुना। इकट्ठा मतलब है सिंगुलर, इट्स प्रेसिडेंट, सिंगुलर प्रोनाउन और वर्ब यूज होगी सिंगुलर। और मतभेद कैसे, नंबर 2 कि द फैमिली वर नॉट एबल to end its dispute कि फैमिली अपना डिस्प्यूट ख़त्म नहीं कर पाई। ठीक है, नॉट एबल। तो देखो फैमिली में डिस्प्यूट है मतलब सारे अलग अलग हैं तो प्लूरल है तो यहाँ पर क्या यूज होगा, दियर डिस्प्यूट। यह इंडिविजुअल प्लूरल। अब चलते हैं अगले रूल पर। प्रोनाउन का अगला रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ब है, द फॉलोइंग वर्ब्स मस्ट हैव an object if there is known। use a reflexive pronoun, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ वर्ब है उनके साथ ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करो। कौन कौन सी वर्ब है, जैसे इंजॉय होगी, इंजॉय, absent, present, introduce, hurt, adapt, adjust। और हैं जैसे reconcile, resign, apply, satisfy, etc। ये कुछ वर्ब है, इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें। कैसे,
जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दे इंजॉयड द पार्टी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल है, दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। दूसरा केस जैसे ये नंबर 2, दे इंजॉयड इन द पार्टी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इनके साथ ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर लगा देंगे देमसेल्व्स, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। यहाँ पर दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, ये हो गया सेंटेंस करेक्ट। इसी प्रकार देखें हम और सेंटेंस। अब चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3, एक सेंटेंस दे दिया हमें कि द मैन सेटिस्फाइड with the delicious food। ये एक सेंटेंस दे दिया, तो इसमें क्या कहता है ये देखो, वर्ब आ गई सेटिस्फाइड, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं है, ये तो हो गई प्रीपोजिशन, और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो मतलब सेंटेंस का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो द मैन है तो इसकी जगह क्या आएगा, हिमसेल्फ। इसी प्रकार हम इसके और एग्जाम्पल देखें, जैसे नंबर 4, द कैमल adapt to the climate of a desert। देखो ये सेंटेंस दे दिया, ये वर्ब हो गई, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, और ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये भी प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसका। तो मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का तो कोई भी वो नहीं है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इटसेल्फ लगा देंगे, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 5, देखो एक सेंटेंस है, जैसे द मैन रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट। और एक इसी प्रकार एक और सेंटेंस इसी का नंबर 6, ही रिजाइन टू हार्डशिप एंड रिटर्न्ड होम। देखो इसमें दोनों में क्या वर्ब है, रिजाइन है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों नहीं है, कि द मैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, लेकिन यहाँ पर आएगा हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसने खुद रिजाइन दिया है,
और यहाँ पर क्या बता दिया इसने, पोस्ट से रिजाइन दिया है। तो जिस केस में अगर बंदे पे बात आए किसी पे कि उसने रिजाइन हिमसेल्फ टू हार्डशिप, तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे। इसका अगला सेंटेंस है एक कि डू नोट एक्सर्ट unnecessarily। देखो जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं वो होते हैं, उनका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। इनको बोलते हैं, जैसे वर्ब से शुरू है तो इनमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू, और एक्सर्ट है जैसे, तो इसके बाद क्या आएगा, यू और सेल्फ। अगर इसका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो यू का बनेगा, यू की जगह क्या आएगा, यू और सेल्फ। तो ये था ये वर्ब जो हमने देखी जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें कि क्वांटिटी और नंबर के साथ लिटल और फ्यू की बजाय स्मॉल यूज होगा। इसका क्या मतलब है, क्वांटिटी और नंबर की कहीं बात हो ना तो लिटल और फ्यू यूज नहीं करना उनकी जगह, उसकी जगह यूज करना है स्मॉल। कैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कि लिटल क्वांटिटी ऑफ फूड इज वेस्टेड। तो देखो क्वांटिटी की बात है तो इनके साथ लिटिल और फ्यू नहीं आएंगे, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, स्मॉल क्वांटिटी। अगर यहाँ पर फ्यू होता और यहाँ पर कोई काउंटेबल नाउन होता तो भी हम उसको हटाकर क्या कर देते, स्मॉल कर देते। अब चलते हैं अगले रूल पर, प्रोनाउन का अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है कि बट एक कंजक्शन होता है, बट इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर नेगेटिव स्ट्रक्चर टू contradict them, इसका मतलब क्या है कि जो बट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि देयर इज नो मैन हु wishes to live। देखो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता, तो मतलब जीना तो सभी चाहते हैं, तो एक कंट्राडिक्ट है, मतलब उल्टा बट आएगा इसकी जगह। इसका मतलब है हु डज नॉट, यहाँ पर बट का मतलब ये है
कि जो जीना नहीं चाहता हो, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है जो जीना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई भी सेंटेंस को, जैसे इसी प्रकार देखें इसका दूसरा सेंटेंस कि आई नो नो सच ट्री, नो सच ट्री which releases O2, कि मैं ऐसा कोई पेड़ नहीं जानता जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता। तो मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब तो सेंटेंस का होगा कि रिलीज करता है, कोई भी ट्री नहीं है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो हमें क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, ये मतलब ओपोजिट। बट मतलब कि कोई भी ट्री ऐसा नहीं है जो O2 रिलीज ना करता हो, सारे के सारे ही करते हैं। तो ये था इसका मतलब ये है कि बट का यूज़ हम वहीं करेंगे जहाँ पे ओपोजिट वर्ड जो यूज़ किए हुए हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अब चलते हैं अगले टाइप पर, मतलब प्रोनाउन का अगला रूल। अगला रूल क्या है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है, द वे ही स्पीक्स इज वेरी impressive। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है नंबर 2 कि द बुक ही गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इसका कहने का मतलब है, ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे हम, हमेशा इसके साथ विथ कंजक्शन लगेगा कि द वे विच ही स्पीक इज वेरी इम्प्रेसिव, या द बुक विच ही गिव मी, कि जो बुक उसने मुझे दी है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमेशा विच लगेगा। विच कैसे, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में दो के साथ रिलेट होने वाली, दो के साथ रिलेट होने वाली सेम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो के साथ रिलेट होने वाले सेम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन लगाते हैं। मतलब दो वर्ड होते हैं, ये दो वर्ड कैसे होते हैं, जैसे दो सेंटेंस को जोड़ के बनाया होता है। एक दिया हुआ एक सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस मिलके ये एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। कैसे, जैसे ये है द बुक विच ही गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कैसे हैं ये दो सेंटेंस है, एक तो हो गया सीधा सा कि ही गेव मी द बुक, ही गेव मी द बुक। और आगे वाला पार्ट क्या है, आगे वाला पार्ट है कि द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसी को एक इकट्ठा सेंटेंस बनाए हम कि द बुक
which he gave me is very interesting ये था ये कि दो सेंटेंस को जोड़कर एक ही सेंटेंस बनाएं तब विच का प्रयोग किया जाता है दोनों को एक दिखाने के लिए। इसी प्रकार देखें इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे वी कैन नॉट फॉलो द मेथड, he solve the puzzle। तो देखो एक सेंटेंस ये है, एक ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन विच। उसी प्रकार दो सेंटेंस को जोड़कर। तो अब चलते हैं प्रोनाउन के अगले रूल पर। प्रोनाउन का अगला रूल क्या कहता है, जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट WH वर्ड हो, WH वर्ड मतलब वेयर, हु, व्हाट, यूज प्रीपोजिशन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसका क्या मतलब है कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट WH वर्ड हो तो जो प्रीपोजिशन है वो उस सेंटेंस के एंड में जुड़ जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि अबाउट व्हाट वर दे टॉकिंग। देखो ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। ऐसे केस में क्या होगा, ये प्रीपोजिशन है, ये यहाँ पर एंड में जुड़ जाएगी और सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट। ये इसी प्रकार हम देखें एक और सेंटेंस, एग्जाम्पल नंबर 2, इन विच स्टेट डू यू लिव। देखो ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है जो WH वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगी, ये लास्ट में चली जाएगी यहाँ पर। तो ये था। अब चलते हैं प्रोनाउन के अगले रूल पर। प्रोनाउन का अगला रूल कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है, यू एंड ही should mind their language। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस कि वी एंड दे shall not waste their time here। ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, ये जो पोजेसिव केस है ये दोनों के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जो मेन होगा ना, जो मेन क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर
यूअर। इसी प्रकार इसमें है, ये 2 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ओवर। वी एंड दे शैल नॉट वेस्ट ओवर टाइम हेयर। मतलब क्या है कि जो सामने होता है या जिसको बता रहे होते हैं ना, उस पे डिपेंड होता है ये कि वी एंड दे शैल नॉट वेस्ट ओवर टाइम, या तुम और वह शुड माइंड यूअर लैंग्वेज। अब चलते हैं इसके प्रोनाउन के अगले रूल पर। अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है, एक सेंटेंस दे दिया। सेंटेंस है दिस इज द मैन whose all sons are made। सेंटेंस है तो कभी भी ऑल को ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है, नाउन को ऑल के साथ ऑल ऑफ करके लिखा जाता है। ऑल ऑफ लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा ऑल सन्स ऑफ वोम इसलिए आया क्योंकि ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार अगला सेंटेंस जैसे वी ऑल डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर। तो इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है ये ऑल। ये रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ऑल को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज नहीं करते। सेकंड और थर्ड के साथ कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड। आ सकता है। फर्स्ट पर्सन हो गया जैसे आई वी, और सेकंड और थर्ड हो गया यू ही सी, इनके साथ ऑल आ सकता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ कभी भी ऑल का यूज़ नहीं होता। अब देखते हैं इसका अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3 कि द डॉग आई हैव बोट look more ferocious than you have। देखो फिरोसियस का मतलब होता है गुस्सेल, खतरनाक। कि द डॉग आई हैव बोट लुक मोर फिरोसियस देन यू हैव। तो इसमें क्या होता है, कंपेरिजन होता है, कंपेयर डॉग टू डॉग, ठीक है। तो दैट ऑफ आएगा, दैट आएगा यहाँ पर। दैट इसलिए आएगा क्योंकि डॉग को डॉग से कंपेयर किया जा रहा है कि द डॉग आई हैव बोट लुक मोर फिरोसियस
देन दैट यू हैव, कि जो तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा। तो मिसलेनियस केस है ये। मिसलेनियस का एक और एग्जांपल जैसे कि सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। Who reminds her of her previous mistakes। तो देखो यह है रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए यूज हुआ है, एवरीबडी और एवरीथिंग। तो दोनों के लिए हो, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव, हु को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट। हु यूज होता है लिविंग के लिए और विच यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट। चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल पर, नंबर 5। शी इज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सेप्टेड। देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है दैट, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, एज आएगा, सच के साथ एज। सच एज और सच दैट में क्या फर्क होता है, सच एज एक होता है सच दैट। सच एज यूज होता है कैटेगराइज करने के लिए, मतलब दो चीज़ों में से एक चूज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, कैटेगराइज किया है ब्रिलियंट स्टूडेंट को सभी में से, टू कैटेगराइज और स्ट्रेंथ मतलब किसी की स्ट्रेंथ बताने के लिए, टू स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ बताने के लिए सच दैट, कि वह इतना महान है या इतना पढ़ा लिखा है, उस केस में क्या यूज होगा, दैट। और किसी को अलग करने के लिए ग्रुप से, तो उसमें यूज होगा सच एज। तो ये था हमारा टॉपिक द प्रोनाउन, यहाँ पर होता है ये ख़त्म।